नमस्कार, देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुर्बान अली। चुनाव आयोग ने जागरण अखबार और एग्जिट पोल करने वाली एक संस्था रिसोर्स डेवलपमेंट इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड यानी आरडीआई के खिलाफ आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में मुकदमा दर्ज करवाया है। जागरण समूह पर आरोप है कि इस अखबार की वेबसाइट पर यूपी चुनाव के पहले चरण के बाद एक एग्जिट पोल प्रकाशित किया गया। जागरण में प्रकाशित सर्वे में बीजेपी को साफ तौर पर बढ़त के साथ दिखाया गया, जो कि दिखाता है कि किस तरह से जागरण ने बीजेपी को फायदा पहुंचाने और वोटरों को प्रभावित करने के लिए इस तरह का सर्वे किया। चुनाव आयोग ने इस आदेश के बाद जागरण.com के संपादक शेखर त्रिपाठी को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि इस बारे में दैनिक जागरण की ओर से सफाई दी गई है और कहा गया है कि डिजिटल इंग्लिश प्लेटफॉर्म के अलावा एग्जिट पोल से संबंधित खबर अखबार में नहीं छापी गई। इंग्लिश वेबसाइट पर एग्जिट पोल से जुड़ी एक खबर अनजाने में डाल दी गई थी। इस भूल को फौरन सुधार लिया गया और इस बात की जानकारी मिलते ही वरिष्ठ अधिकारियों की तरफ से संबंधित न्यूज रिपोर्ट हटा ली गई। लेकिन चुनाव आयोग अपने आदेश पर कायम रहा, जिसके बाद 15 जिलों में जागरण और आरडीआई के खिलाफ केस दर्ज किए गए। चुनाव के सभी चरणों का मतदान पूरा होने से पहले एग्जिट पोल छापना या प्रकाशित करना आयोग के दिशा निर्देशों का उल्लंघन है। जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 126(a) के तहत यूपी चुनाव पर कोई भी व्यक्ति 4 फरवरी की सुबह 7 बजे से लेकर 8 मार्च के शाम 5:30 बजे तक कोई एग्जिट पोल प्रकाशित नहीं कर सकता या इसके नतीजों को प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी नहीं दे सकता। दोषी पाए जाने पर 2 साल की कैद या जुर्माना या दोनों ही सजा का प्रावधान है। इस बारे में चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से पूरी रिपोर्ट मांगी है। देश देशांतर में आज बहस पत्रकारिता की आजादी बनाम अनैतिक पत्रकारिता के इसी विषय पर। इस चर्चा में मेरे साथ हैं पूर्व उप चुनाव आयुक्त सायन चटर्जी, वरिष्ठ पत्रकार टीआर रामचंद्रन, आलोक मेहता और फोन लाइन पर होंगे हमारे साथ प्रकाश दुबे। साथ ही हमारे साथ हैं स्टूडियो में दैनिक जागरण के प्रतिनिधि संजय मिश्रा। आप सभी का स्वागत है। मैं संजय जी आपसे शुरुआत करना चाहूंगा कि आपके सीईओ की तरफ से बयान आया कि साहब ये जो खबर प्रकाशित की गई, ये जो सर्वे था, ये विज्ञापन विभाग की तरफ से किया गया, हमारी जानकारी में नहीं था। क्या ये बात सही है या इसके अलावा भी कुछ और है? देखिए कुर्बान जी, जो आपने बात कही आपने खुद ही बताया। मैं एक तथ्य रख दूं। सबसे पहले तथ्य यह है कि दैनिक जागरण अखबार के 37 संस्करण 11 स्टेट में कहीं भी किसी एक अक्षर नहीं छपा था और दैनिक जागरण की जो वेबसाइट है जागरण.com, उस पर जो हिंदी की जो मुख्य वेबसाइट है उस पर भी कहीं नहीं था। ये रात को 7:30 बजे के बाद जो एक अपेक्षाकृत रूप से जो एक कनिष्ठ वो थे संपादकीय विभाग के जो प्रभारी उस वक्त, उन्होंने उत्साह में जागरण पोस्ट जो इंग्लिश वेबसाइट है उस पे ये डाला था जी, और दैनिक जागरण का उससे सीधा तौर पे एडिटोरियल का कोई सरोकार नहीं था। नहीं, ये जो सर्वे करने वाली कंपनी है इससे भी आपका कोई लेना देना नहीं है? इससे भी हमारा कोई लेना देना नहीं है जी, और न ही हमने ऐसा कोई सर्वे कराया। और हमने ये चुनाव आयोग को फैक्ट्स भी भेजे हैं कि दैनिक जागरण का इससे कोई सरोकार नहीं है, न हमने ये सर्वे कराया था। लेकिन चूंकि आपकी वेबसाइट पर प्रकाशित हुई खबर, क्या इसके लिए अखबार ने माफी मांगी है अभी तक? इसके लिए अखबार चूंकि अखबार का सीधा कोई सरोकार नहीं है, न अखबार ने प्रकाशित किया है। समूह का एक सिस्टर कंसर्न है जिसका पूरा मैनेजमेंट अलग है, एडिटोरियल मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, सब कुछ अलग है। जहां तक माफी की बात आप कह रहे हैं, ये हर अखबार, यहाँ पे रामचंद्रन जी, आलोक जी बैठे हैं, सारे वरिष्ठ पत्रकार लोग हैं, सबको पता है कि चुनाव आचार संहिता और चुनाव आयोग का जो दिशा निर्देश है खास करके 2012 के बाद से स्ट्रिंजेंट है और सब उसको फॉलो करते आ रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि दैनिक जागरण ने बिना गलती के, अगर गलती जो की नहीं उसके लिए माफी, कोई गलती नहीं की नहीं, जो आप बात कह रहे हैं दैनिक जागरण के ऊपर, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। नहीं तो चुनाव आयोग ने जो मुकदमा किया है वो आपकी नजर में सही नहीं है? मेरी नजर में दैनिक जागरण के ऊपर जो मुकदमा किया है वो सही नहीं है। ठीक है, हाँ। आप रहे, मैं आता हूँ आपके पास में। सायन चटर्जी साहब, आप तो चुनाव आयोग में रहे हैं, चुनाव आयोग की पारदर्शिता पर, उसके तरीके पर कभी कोई सवाल नहीं उठे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? जैसा संजय मिश्रा साहब कह रहे हैं, क्या उससे सहमत हैं या जो चुनाव आयोग ने किया है वो सही किया? देखिए, ऐसा है, जो 126 में जो 2010 में जो इंक्लूजन हुआ था, उस पे डिसेमिनेशन बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इज ऑल्सो एन ऑफेंस। ओके।
So putting an exit poll in a web is dissemination through electronic means. So an offense has been committed under the Representation of People Act 1951. जी And the law is taking its course. That is where the things are. It is only after जांच के बाद वगैरह वगैरह पता चलता है कौन दोषी है कौन नहीं है, वो तो दैट इज द प्रोसेस, बट ठीक। ऑफेंस हैज टेकन प्लेस। जी आलोक मेहता साहब, आप क्या कहेंगे इस पूरे प्रकरण पर? देखिए कुर्बान भाई, मैं दो बात कहूंगा। एक अखबार का सवाल नहीं है, कोई भी मीडिया में यदि नियम कानून हम पालन नहीं करेंगे, जो कोड ऑफ एथिक्स की बात करते हैं, हम लोगों ने चाहे एडिटर्स गिल्ड में कोड ऑफ एथिक्स बनाया, अभी प्रकाश जी भी आपके साथ हैं जो इस समय से महासचिव हैं, तो ऐसी स्थिति में वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए भी, चाहे मीडिया काउंसिल नहीं है और चुनाव आयोग को मैं मानता हूं कि बहुत तटस्थ है। यदि ये अखिलेश सरकार करती तो हो सकता है कि भाजपा के समर्थन में यदि किसी अखबार ने या किसी वेबसाइट ने डाला। संजय जी कह रहे हैं ठीक है, अखबार देखिए, आप जानते हैं यदि कंपनी में कि 25 गाड़ियां हैं और कौन चला रहा है लेकिन मालिक कौन है, आपको कई नाम दिखा देंगे कि एडिटर के नाम पर है, ये इनके नाम पर है, प्रोड्यूसर के नाम पर है। उसी तरह से जिम्मेदारी बनती है प्रबंधन की, पहले से निर्देश होना चाहिए। और जो मीडिया के है, देखिए हम लोग उसको, ये तो माने जांच का विषय है, निर्वाचन आयोग या प्रशासनिक या न्याय व्यवस्था तय करेगी जी। लेकिन जो रिपोर्ट्स आई हैं, कुछ लोगों ने उसके फोटोग्राफ हिंदी वेबसाइट पर भी कहीं दिखे। अब वो कैसे है, क्यों हुआ, ये नहीं, या हो सकता है लाया बाद में हटा दिया गया। तो ये मैंने जो एक्सचेंज फॉर मीडिया, इस तरह के जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन हैं, वेबसाइट, उसमें बाकायदा डाला हुआ है जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं गलती हुई है। यदि हमसे गलती होती, हम लोगों में जो राय माथुर स्कूल या पुराने हमारे अजीत भट्टाचार्य जी या निखिल चर्चित है, तो ऐसी स्थिति में माना जाता है कि आप पहले स्वीकार करें गलती हुई है। यदि मेरी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ, मैं नहीं कह सकता मैं एडिटर हूँ, अब एक्सीडेंट जो हो गया, ड्राइवर चला था, मैं चला था, यदि मेरे नाम पर गाड़ी है तो एक बार तो मुझे जाना पड़ेगा चाहिए और गलती माननी चाहिए। चलिए हमारे साथ इस वक्त प्रकाश दुबे साहब हैं, आप एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी हैं, साथ ही आप प्रेस काउंसिल के भी मेंबर हैं। प्रकाश जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? क्या कोई गलती हुई है और चुनाव आयोग का जो कदम है वो कितना सही है? देखिए, इसमें दो बातें हैं, गलती होना और जानबूझकर गलती होना। मुझे नहीं पता कि ये घटना कैसे हुई, ये तो जांच से ही पता लगेगा, लेकिन मुझे आश्चर्य इस बात का है कि पिछले अनेक वर्षों से, पहले बात करूं मैं प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने गाइडलाइंस जारी की हैं और ये बताया है कि किन किन चीजों से चुनाव के दौरान बचना चाहिए, और हमेशा चुनाव के पहले इसके बारे में सूचित किया जाता है। बल्कि अब तो यह है कि किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो तो प्रेस काउंसिल कुछ लोगों को अपने पर्यवेक्षक, ऑब्जर्वर की हैसियत से भेजती है। मैं भी इसके पहले वाले चुनाव में दक्षिण के राज्यों में गया था और विधानसभाओं में देखा था कि क्या अखबार ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। तो पहले तो मुझे इस बात की चिंता है कि क्या कोई ऐसा पत्रकार या संपादक हो सकता है जो ये नहीं जानता कि प्रेस काउंसिल के इस तरह के कोई गाइडलाइंस है, कोई मार्गदर्शन है जिसका हमें पालन करना चाहिए। दूसरी चिंता की बात यह है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार जिन कुछ गड़बड़ियों के बारे में लगातार पत्रकार और पूरा का पूरा अखबार समुदाय चिंता कर रहा है, संवाद माध्यम चिंता कर रहे हैं, उनको देखते हुए इस तरह की चीज कैसे हो गई, ये हमारे लिए ज्यादा चिंता की बात है। ठीक है प्रकाश जी, रहें आप, मैं आता हूं आपके साथ। टी.आर. रामचंद्रन जी, आप इस पूरे मामले को किस नजर से देखते हैं? कौन दोषी है? और ये एक बात जो कही जाती थी चुनाव आयोग के बारे में कि साहब ये टूथलेस बॉडी बन गई है, एक्शन नहीं लेती, क्या इस कार्रवाई के बाद आयोग में कुछ विश्वास पैदा हुआ, यकीन पैदा हुआ है? कुर्बान अली साहब, सबसे पहली बात तो मैं ये कहूंगा, क्योंकि हम मीडिया से संबंध हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोगों को इम्यूनिटी मिल गई है। जो रूल्स, रेगुलेशंस, लॉज हैं उसको तो हमको बिल्कुल कायम करना चाहिए। हम परफेक्टली कुछ सालों से एक वेस्टर्न मॉडर्न फॉलो करते हैं जिससे कि हम ऐसी चीजें पब्लिसाइज नहीं करते जब तक इलेक्शन प्रोसेस बिल्कुल पूरी ना हो जाए। मैं कल्याण जी से जरूर सहमत हूं कि गलती तो हुई है, अब जब तक इस पर जांच नहीं होगी, क्या इसका रिजल्ट आएगा, उसके लिए तो हमें इंतजार करना पड़ेगा। बट ऑफ हैंड मेरे ख्याल में जो हुई है और जिस तरीके से कंसर्न्स उभर के आए हैं मीडिया पे और मीडिया के नुमाइंदों पे, मेरे ख्याल में ये एक बड़ी अच्छी चीज नहीं है। ये दाग लगा है
और किसी ना किसी के ऊपर तो आप किसी ना किसी को तो मानना पड़ेगा कि गलती हमसे हुई है। दैनिक जागरण जैसे पेपर अगर इसके साथ एसोसिएट हो जाता है, जो इस देश का सबसे लार्जेस्ट सर्कुलेटेड डेली है, उसका एक अलग मायने रखता है। और किसी एक राजनीतिक दल को आप प्रमोट करना चाहते हैं तो ये एक बहुत ही अलग सा एक निशाना आप किसी पे मार रहे हैं, तीर मार रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इसको नकारा तो नहीं जा सकता, बट इलेक्शन कमीशन ने ये जरूर दिखा दिया एक बार, उनका प्रॉम्प्ट एक्शन हो सकता है और उन्होंने कार्रवाई की है। उनके एडिटर इन चीफ साहब को नेट के हों कहीं के भी हों, पर उनको गिरफ्तार किया, उनको बेल पे छोड़ दिया। अब जो भी इस पे कार्रवाई होगी, आई एम श्योर वो रिजल्ट आने के पहले उसके नतीजे बाहर आ जाएंगे। पर ये मीडिया के लिए एक बड़ा कंसर्न की बात है। जी आलोक जी, आप कुछ कह रहे एक थे। मैं जोड़ना चाह रहा था कि जैसे पिछली बार के चुनाव पर पेड न्यूज के मुद्दे पर भी हाँ, कई अखबारों के नाम आए थे, और उस तरह से अब ये ठीक है कि कोई ऐसा अधिकार नहीं है कि उनको किसी को सजा मिल सके। ये कानून का ज्यादा बड़ा उल्लंघन इस बार हुआ है। और एक बात कुरान जी और मैं जोड़ूंगा, आज उत्तराखंड के भी चूंकि चुनाव हुए, उत्तराखंड के निर्माण के समय एडिटर्स गिल्ड, चूंकि अजित भट्टाचार्य जी, इंद्र मल्होत्रा जी और मैं, हम 3 कमेटी गई थी, तब मुलायम सिंह चीफ मिनिस्टर थे, और खून की नदियां बह गई, इतनी कुछ रिस्पॉन्सिबल खबरें इसी अखबार में छपी थी। तब ये और एक और अखबार, दोनों जो प्रदेश के थे, दोनों को इसीलिए एडिटर्स गिल्ड की इस पूरी कमेटी की रिपोर्ट वो आज भी रिकॉर्ड्स में है कि कैसे उसको कहा गया कि कितना निंदनीय है वो सब। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, उस परंपरा को यदि आप देखें कि खून की नदियां बह करके कैसे भड़काए, और उसके बाद उन्होंने कई डॉक्यूमेंट्स रख दिए थे कि क्या हमसे मांगा जा रहा था सरकार से। तो मुझे लगता है कि ये जो परंपरा जिन अखबारों में, जबकि बहुत ताकतवर अखबार है, मैं मानता हूँ, और हिंदी मीडिया जितना बढ़ रहा है उसमें हमें ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, जितना विस्तार होगा जितनी ताकत बढ़ती है। तो ये गलती पहले होने, इसलिए मैं नहीं मानता कि जानबूझकर नहीं हुई है, कोई न कोई ने सोच समझ करके, ये असावधानी से, ये गलती से किसी जूनियर ने कर दिया। इतना बड़ा फैसला कि कौन सी पार्टी जीत रही है उसका फैसला आपने रात को जारी कर दिया और लाखों लोगों तक टेलीफोन के जरिए पहुंचा दिया। इससे बड़ा अपराध तो कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक, संजय मिश्रा साहब, अभी जो बहस आपने सुनी, ये बात निकल करके आई है कि मीडिया जो है, इट्स नॉट लाइक एनी अदर प्रोफेशन। इसकी कुछ तकाजे हैं, इसके कुछ मानदंड हैं, इससे कुछ अपेक्षाएं हैं, कुछ उम्मीदें हैं, और आमतौर पे ये कहा जाता है, और ये मैंने देखा है यहाँ से लेकर के विदेश में भी कुछ संस्थाओं के लिए मैंने काम किया है, कि अगर गलती होती है और ह्यूमन एरर है तो उसके लिए माफी मांगनी चाहिए। अभी आपसे जब बात हो रही थी तो मुझे नहीं लगा कि अभी तक जागरण समूह इस नतीजे पे पहुंचा है कि कोई गलत काम हुआ और उसके लिए खेद व्यक्त किया जाना चाहिए। ये आपका निष्कर्ष है कुर्बान जी, आपने मेरी पूरी बात अभी सुनी नहीं जी, अगर मेरी पूरी बात सुन लेंगे आप तब बताइए। शायद निष्कर्ष निकालेंगे। जी, जो आलोक जी ने कही, मैं तथ्यों के आधार पे कहता हूँ, जो हमने चुनाव आयोग को जो जवाब दिया है, उस जवाब के हिसाब से जो आलोक जी ने कहा वो तथ्य सही नहीं है कि लाखों लोगों ने देखा। उस वेबसाइट को 1554 टोटल व्यूइंग हुई है। आप फॉरेंसिक रिकॉर्ड से आप टोटल आप चेक करवा सकते हैं, जो कि जिसका जवाब हमने चुनाव आयोग को दिया है। आप जानते हैं संजय जी, आजकल व्हाट्सएप के जरिए से ये मैसेज कितनी जगह जाता है। और दूसरी बात कह रहे हैं कि वेबसाइट को देखा है, दूसरी बात सोशल मीडिया कह के रहे हैं जरिए। कि वो उसको कोई कॉपी बनाकर जी, उनकी बात सुन लेना। दूसरी बात, आलोक जी मेरी बात सुन ले। जी, दूसरी बात कि आपने बात कही मीडिया की नैतिकता की, बिल्कुल सही है और ये होना भी चाहिए। और गलती के लिए अगर कोई चूक है, अगर उसके लिए हम खेद जताएं तो इसमें कोई छोटी बात नहीं होती है। बिल्कुल। और दैनिक जागरण ने जो चुनाव आयोग को जो रिप्लाई दिया है, उसमें साफ तौर पे ये रिप्लाई में कहा है कि हम मीडिया में जो चुनाव आचार संहिता और चुनाव आयोग की जो गाइडलाइंस है उसको अडेयर करते हैं और उसमें हम विश्वास करते हैं। तो इसमें नहीं, उसके पार जाने का तो कोई सवाल नहीं होता। हाँ, रही बात आपने कि ये चूक कैसे हुई, उसकी जांच हो रही है और जो लोग जिम्मेदार हैं वहां उनके ऊपर कार्रवाई हुई है जी। और तीसरी बात जो हमने आपसे कही कि दैनिक जागरण को, आपने कहा ना 5 कंपनियां हैं, अगर जैसे आलोक जी ने कहा 25 कंपनियां हैं, तो अगर आपके 5 बेटे हैं और एक बेटा हत्या कर देता है किसी की, तो क्या आप चारों को, बाकियों को आप जो है, नहीं हुआ संजय जी, आप जो है बहुत सही बात कह रहे हैं। 302 के तहत फांसी पे लटकाएंगे? नहीं, आप मुझे बताइए संजय मिश्रा साहब, जागरण की तरफ से जो जवाब चुनाव आयोग को गया है, अभी आपने कहा कि जो लोग दोषी थे उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, तो आप मानते हैं कि कोई गलती हुई?
तो कोई गलती हुई तो उसके लिए चुनाव आयोग से आपने खेद व्यक्त किया, क्योंकि प्रोप्राइटरी डिमांड्स के आप उसके लिए खेद व्यक्त करें। चुनाव आयोग जिन सवालों को मांगेगा उसके हिसाब से हम उसको रिप्लाई करेंगे। अच्छा। और चुनाव आयोग जिस तरह की चुनाव आयोग ने हम एफआईआर दर्ज करने की बात करी है, एफआईआर दर्ज किया, एफआईआर के तहत जो भी सवाल उठाए गए हम उसका जवाब देंगे और फिर जमानत भी मिली है, उसका हम जवाब दे रहे हैं और देंगे। और चुनाव आयोग को जो हमने अपना पक्ष रखना था वो हमने अपना पक्ष रखा और आगे भी हम रखेंगे। और आपको नहीं लगता कि कोई गलती कहीं हुई है इस मामले में? आप उस पर जबरदस्ती आप आने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने आपको अभी कहा कि जब इसमें अगर कहीं कोई चूक है उसके लिए अगर हम कहते हैं कि हम चुनाव आयोग की जो आचार संहिता है और मानदंड है उसमें उच्च मानदंड है, उसमें हम भरोसा करते हैं, तो फिर उनका वायलेशन हुआ है ना साहब। कार्रवाई तो इसीलिए हुई ना, चुनाव आयोग को मजबूर होना पड़ा कि आपने इसको वायलेट किया है। जब हम उसमें आस्था जता रहे हैं जी, आस्था जताने और उस परिधि में आते हैं। आस्था तो राजनीतिक दल भी जताते हैं और वो लोग बयान देते हैं और भड़काऊ बयान भी दे देते हैं, और उसके बाद में उनको लगता है कि शायद चुनाव आयोग कोई कार्रवाई नहीं करेगा, इसलिए जायज है सब कुछ। मुझे लगता है कि आप दैनिक जागरण के संस्करणों की आप बात कर रहे हैं लगातार। दैनिक जागरण मैंने फिर दोहराता हूँ कि किसी 37 एडिशन में कोई एक अक्षर प्रकाशित नहीं हुआ। और आप ये कह रहे हैं कि जहाँ प्रकाशित हुआ उसे सिर्फ 1500 लोगों ने देखा है और उससे ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। नहीं, जैसे ही चूक पता चली चुनाव आयोग ने तो नोटिस 2 बजे के बाद जारी किया। ठीक, हमने तो 11 बजे 11:30 बजे उसको हटा दिया। जी ठीक है, आप रहे सायन चटर्जी साहब, आप को लगता है कि जैसे संजय मिश्रा साहब कह रहे हैं, अभी वो ये कह रहे हैं कि साहब हम विश्वास तो करते हैं लेकिन खेद व्यक्त नहीं करते, न किया है, तो क्या इसके बाद ये सिर्फ कानूनी या तकनीकी पहलू का मामला है या इसके साथ कोई नैतिकता भी जुड़ी हुई? एक छोटी सी टिप्पणी करूंगा। आपने कहा था कि चुनाव आयोग को कुछ पहले टूथलेस बॉडी कहा जाता था। हाँ, ये तो एक्सपेक्टेशन की बात है जी। इट्स अ वेरी पावरफुल बॉडी जी। और एक वो बॉडी का होता है कि इट ऑलवेज ऑपरेट्स विद इन द 4 कॉर्नर्स ऑफ द लॉ जी। इट कैनॉट गो बियॉन्ड द लॉ एंड इट इम्प्लीमेंट्स द लॉ टू द फुल। ये अब मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट की बात नहीं है, ये एन एनैक्टेड लॉ हैज बीन वायलेटेड जी, उसी के ऊपर चल रही है अभी कार्रवाई। अब इस पे कार्रवाई विल लीड टू व्हाट, वो तो देखने की बात है। आपको लगता है कि चुनाव आयोग इसको लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाएगा? Naturally, where is the question of not taking to the logical conclusion a violation of an enacted legislation that is bound to take place? आलोक मेहता साहब, आप एडिटर गिल्ड में भी रहे हैं, प्रेस काउंसिल में भी रहे हैं, पत्रकारिता का लंबा अनुभव है, कई अखबारों के पत्रिकाओं के संपादक रहे हैं, आज भी हैं। बात सिर्फ इतनी नहीं है कि तकनीकी तौर पे क्या हुआ, एक मर्यादा और नैतिकता ये ऐसा महीन सी चीज है कि जिसको किसी कानून में शायद बांधने से उसकी मर्यादा नहीं रह पाती है। और जिस तरह की चीजें हो रही हैं, पेड न्यूज का आपने जिक्र किया, ये एक बड़ी चिंता का विषय था और पिछले चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी ने इस पे काफी काम किया था। मेरे पास एक रिपोर्ट है संसद की एक स्टैंडिंग कमेटी ने, उसने भी इस पर चिंता व्यक्त की है और कहा है कि इसको रोका जाना चाहिए। लेकिन क्या आपको लगता है कि आज की जो पत्रकारिता हो रही है वो इन मानदंडों को कहीं पूरा नहीं कर पा रही है, रख पा रही है? देखिए, इसलिए मैंने कहा कुछ लोग बहुत अच्छे आचार संहिता को ध्यान रखते हैं, कोड ऑफ एथिक्स हम कह रहे हो, नैतिकता का सवाल नहीं है। जो कोड ऑफ एथिक्स चाहे वो प्रेस काउंसिल बनाए, अदालत बनाए, न्याय आयोग बनाए, एक तो वो पालन होने में कई लोग, और खास करके देखिए हम लोग जो भाषाओं में काम करते हैं, चाहे वो मलयालम में हो, उर्दू में हो, हिंदी में हो, बड़े पैमाने पर बड़े लोगों तक पहुंचते हैं। चाहे वो वेबसाइट पे भी आ रहे हैं तो लोग उस पर भी, यंग जनरेशन उस पर जा रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसमें हम कहीं ना कहीं डिरेल चुके एकदम। जैसे नेताओं के भाषण पर भी आप देखिए आपत्तियां हुई है, जो तेजक भाषण जिसका आपने जिक्र किया, या कुछ और भी बोलते हैं, हम सबकी निंदा, ऐसा नहीं कि एक पार्टी करती है, सब पार्टियां करने लगी है। उसी तरह से मीडिया में भी एक, जब हम लगता है कि अति उत्साह में, कंपटीशन में हमें बढ़ाना है, जब ऐसी गलती करेंगे, और मैं इसीलिए कह रहा हूँ जागरण का सवाल अकेले का नहीं है, यदि इनको आप माफ करेंगे या मेरी गलती को आप माफ करेंगे तो दूसरे की हिम्मत बढ़ेगी। इसलिए कभी भी कानून का पालन सबके लिए समान होना चाहिए, ये जो पूरी दुनिया का मानदंड है। हम कहीं ना कहीं चूक हो रही है, मीडिया में गलतियां हो रही हैं, उसको दोषी नहीं मान करके अपनी माफी पहले पेज पर या जहां पर छापना चाहिए, हमें पहले तत्काल स्वीकार करना चाहिए और उसके बाद ये कहना चाहिए कि ठीक है ऐसा नहीं होगा, कार्रवाई के लिए आगे अदालत फैसला करेगी। प्रकाश जी, एडिटर गिल्ड इस मामले में कुछ कदम उठाएगी? कुर्बान भाई, ये तो चर्चा होगी, लेकिन 2-3 बातों को जरा गौर से अगर हम सोचें,
संजय मिश्रा जी के प्रति हमें सहानुभूति प्रकट करना चाहिए, क्योंकि समस्या की जड़ कहीं और है। जब अखबार के मालिक या अखबार के संपादक राजनीतिक पद या राजनीतिक लाभ के लिए कोशिश करने लगते हैं, तब इस तरह की चीजें होती हैं। और दूसरी बात यह है कि कानून अपनी जगह तब आता है जब आप कोई अपराध कर देते हैं या जब ये माना जाता है कि अपराध घटित हो गया। लेकिन जो आचार संहिता होती है वो आपको पहले से ये बताती है कि ये चीजें अनुचित हैं, इनको हमें नहीं करना है। एक बात रही निर्वाचन आयोग की भी, आप याद करें श्री एसवाई कुरैशी ने आज से वर्षों पहले उस पद पर रहते हुए पूरा प्रयास किया था कि महाराष्ट्र में किसी अखबार ने, जब इस तरह के पेड न्यूज के कारण सब जगह एक से विज्ञापन छापे थे, लेकिन उस समय एक चकित करने वाली बात यह थी कि निर्वाचन आयोग कोई निर्णय ना ले सके, इसलिए न्यायपालिका का सहारा लेकर लगातार उसको बढ़ाया गया। और पी साईनाथ ने जो शिकायत की थी, आज तक उस पर कोई निर्णय नहीं हुआ, अभी भी वो विचाराधीन है। और दूसरी तरफ ये कि इस मामले में भी मुझे लगता है कि निर्वाचन आयोग ने उसको हटाने के बाद कार्रवाई क्यों की, क्योंकि उनको तो ये जानकारी पहले से मिल गई होगी, उन्होंने खुद भी अपने ऑब्जर्वर किए हुए हैं। आपको मैं बताऊं, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के सामने छोटे छोटे अखबारों के जिनके प्रसार 5,000 है, 7,000 है, शिकायतें आई, तो सिर्फ इसलिए कि उन्होंने किसी एक उम्मीदवार का इंटरव्यू छाप दिया था। और प्रेस काउंसिल के सामने 100 से ज्यादा शिकायतों का अंबार लग गया और सबके बारे में निर्वाचन आयोग का जो अधिकारी वहां पर बैठा हुआ था, उसने ये कहा कि हाँ ये इंटरव्यू छापा है, मतलब पैसे लिए होंगे और भेज दिया। ठीक है प्रकाश जी, मैं वक्त की कमी है, टी आर रामचंद्रन साहब आपकी बहुत संक्षिप्त टिप्पणी कि ये मामला, और ये एक आई ओपनर तो है ही, ये किस तरह का सवाल हमारे सामने यानी पूरी मीडिया के सामने रखता है? देखिए, बहुत ही गंभीर सवाल है मेरे हिसाब से। आखिरकार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की रेपुटेशन इतनी नहीं बढ़ी, यहां तक नहीं आई कि सबसे रिलायबल ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन ये है, इतने सालों से इस देश में इलेक्शंस करवा रहा है और उसके ऊपर एक दाग नहीं लगी है। अब मेरे ख्याल में, मेरे हिसाब से तो जो एक्शन इलेक्शन कमीशन ने लिया वो काफी बोल्ड है और इससे एक मैसेज बाकी लोगों को भी जाएगा जो इस तरह की मिसचिफ में डील करना चाहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं पूरी गलती सिर्फ एक अखबार के ऊपर है और बाकी जो डिजिटल नेटवर्क्स हैं, सोशल मीडिया है, उनकी कोई इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। बट आखिरकार मेरे ख्याल में ऐसी गलतियां अगर हो रही हैं और होंगी आगे, तो हमारे पे जो विश्वास है लोगों का कि हम रूल्स, रेगुलेशंस और लॉ को फॉलो करते हैं, उस पे एक बहुत बड़ा चोट होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया टी आर रामचंद्रन साहब, आलोक मेहता साहब, सयान चटर्जी साहब, संजय मिश्रा साहब और प्रकाश दुबे जी हमारे साथ नागपुर से फोन लाइन पर जुड़ने के लिए। तो काफी गंभीर सवाल उठ खड़े हुए हैं और चुनाव आयोग की कार्रवाई यकीनन मीडिया के लिए एक आईना दिखाने का काम कर रही है कि किस तरह से लोकतंत्र में स्वस्थ परंपराएं कायम होनी चाहिए, न कि ऐसी परंपराएं जिन पर सवाल उठे। देश देशांतर में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।